महाराष्ट्र से इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, हालांकि सीटों के हिसाब से उनको उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन शरद पवार एक बड़ा नाम है और शरद पवार आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में पहुंच गए। और महाराष्ट्र में इससे भी बड़ी खबर यह है कि जो जीते हुए विधायक हैं, जो इस चुनाव में भी जीत गए, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हम इस्तीफा देंगे, आप ईवीएम की बजाय दोबारा से बैलेट पेपर पर चुनाव करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये दूध का दूध और पानी का पानी जीते हुए विधायकों की डिमांड है। अब इसका मतलब यह है कि एक नए सिरे से महाराष्ट्र के अंदर एक नया आंदोलन यहां पर खड़ा हो सकता है। और मत भूलिए 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त में चारों तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के एक माहौल बना था और उस वक्त में भी अन्ना हजारे वो महाराष्ट्र से निकल करके दिल्ली पहुंचे थे। तो क्या इसी तरीके से एक और बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र से निकल करके दिल्ली पहुंचेगा और वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए और ईवीएम के लिए एक निर्णायक लड़ाई साबित होने जा रही है। शरद पवार आज पहुंचे, शरद पवार उस गांव में पहुंचे जिस गांव के अंदर लगातार ये मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। मार्कड़वाड़ी गांव के अंदर, महाराष्ट्र के सोलापुर के मार्कड़वाड़ी गांव में शरद पवार पहुंचे और वहां पर पहुंच करके शरद पवार ने कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। ये स्क्रीन पर आपकी खबरें देखिए जो इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र में पहुंच करके शरद पवार ने कहा कि ऐसे नतीजे आए हैं जिसमें ईवीएम पर संदेह हो रहा है। मार्कड़वाड़ी गांव में ग्रामीणों के आंदोलन में शामिल हुए शरद पवार ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए। शरद पवार, जनता खुद ईवीएम नहीं चाहती तो जिद क्यों है, यह शरद पवार का कहना है। तो ये एक अपने आप में बड़ी लड़ाई की तरफ जो है वो इशारा हो रहा है। और सीधे तौर पर दो विधायकों को आपको मैं दिखाना चाहता हूं, शिवसेना के विधायक और उसके साथ साथ शरद पवार के विधायक, उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए उत्तम राव जानकर, और उत्तम राव जानकर जो है वो इसी सीट से जीत करके आए थे, जिस सीट पर जिस गांव में बवाल हो रहा है मार्कड़वाड़ी में, और वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से भी आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया। और उसके बाद में सुनील राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं, सुनील राउत, उन्होंने भी अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये उनकी तरफ से जो है कहा गया। तो यानी बड़ी लड़ाई जो है वो महाराष्ट्र में एक तरीके से देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, वो बीजेपी उसमें कह रही है कि ये विपक्ष के नेता रोना रोना बंद करें। आपकी स्क्रीन पर देखिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता वो रोना रोना बंद करे ईवीएम का, और ये जो नतीजे आए हैं इनको स्वीकार करें। एकनाथ शिंदे खुद जो है वो कभी बीमार थे, कभी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, कभी गांव भाग रहे थे, और एकनाथ शिंदे जो है वो आज विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं कि आप रोना रोना बंद करिए। मतलब जिनकी खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, जो खांसी जुकाम लेकर के गांव पहुंच गए थे और वहां पर भी डॉक्टर पहुंच रहे थे, वो आज नेता जो है वो विपक्ष के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा जो सवाल है वो इस वक्त में यह है कि 95 विधानसभाओं के 31 जिलों में जांच की मांग की गई है। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को नतीजों पर भरोसा नहीं है और 95 विधानसभाओं के 31 जिलों के अंदर जांच की मांग की गई है कि यहां पर जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, क्या चुनाव आयोग वाकई वो भी जांच के लिए आगे बढ़ेंगे? हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि दुनिया भर के जो तमाम बड़े देश हैं, तमाम बड़े मुल्क हैं, वो ईवीएम को नहीं चाहते हैं, ईवीएम के जरिए वहां पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन हमारे यहां पर क्यों हो रही है? आपकी स्क्रीन पर अमेरिका, जिसकी आबादी 33 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर भी ईवीएम बैन है। वहीं उसके साथ में फ्रांस की अगर बात करें तो वहां पर भी ईवीएम बैन है, इंग्लैंड में भी ईवीएम बैन है, जर्मनी में ईवीएम बैन है, नीदरलैंड, पुर्तगाल, इन तमाम देशों के अंदर ईवीएम मशीन बैन है।
और आप बताइए, ये जो तमाम देश हैं, अमेरिका, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ये जो देश है, जर्मनी, ये टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ईवीएम पर नहीं, बैलेट पेपर पर ठप्पा लगा करके, मोहर लगा करके अपना वोट डालते हैं। हमारे यहां पर ट्यू करते हैं, और ट्यू से लोकतंत्र में किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब देखिए। शरद पवार क्या कह रहे हैं। शरद पवार की तरफ से आज जो है वो मोर्चा खोला गया, और शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर यह सच है कि हम हार गए हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास में जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के लोगों में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत नाराजगी है, शरद पवार की तरफ से कहा गया। और उसके आगे वो शरद पवार ने कहा कि वो सोलापुर पहुंचे थे, और सोलापुर में पहुंच करके उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिले वोटों को और जीती हुई सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उन्हें 15 सीटें उन्होंने जीती, जबकि एकनाथ शिंदे को 79 लाख वोट मिले और 57 सीट वो जीत गए। पवार ने, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और 41 सीट वो जीत गए, जबकि मेरी पार्टी को, एनसीपी शरद पवार को 72 लाख वोट मिले और 10 सीटें जीती। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अब देखिए, शरद पवार ने जो बात कही है उसको जरा एक बार आंकड़ों के जरिए आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको तस्वीर समझ में आएगी। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए आंकड़े हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी 80 लाख वोट लेकर के आती है, और कांग्रेस पार्टी को सीट कितनी मिलती है, सिर्फ 15 सीटें मिलती हैं। एकनाथ शिंदे 79 लाख यानी 79 लाख वोट लेकर के आते हैं, 57 सीटें उनको मिल जाती है। मतलब कि कांग्रेस से 1 लाख कम वोट इनको मिले, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा सीटें, 3 गुना से भी ज्यादा सीटें जो है ये हासिल कर पाने में यहां पर कामयाब हुए। अजीत पवार 58 लाख वोट लेकर के आते हैं, 41 सीट हासिल कर लेते हैं, वहीं पर शरद पवार 72 लाख वोट ला करके सिर्फ 10 सीट हासिल कर पाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो नतीजे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इतना बड़ा अंतर है। मतलब कई बार होता है कि नतीजों में या वोट शेयर जो है वो किसी और पार्टी का होता है, जीत कोई और पार्टी जाती है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर, 3-3 गुना का अंतर, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके बाद में देखिए, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पलटवार आया है, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के शरद पवार हमारे वरिष्ठ नेता होने के नाते शरद पवार देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि आप हार स्वीकार करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह देंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो इस वक्त में बवाल मचा पड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। भले ही विपक्ष जो है वो इस बात को उठा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता और इससे ज्यादा हैरानी वो जनता को हो रही है कि आखिरकार इतना अंतर, 230 सीटें, इतना अंतर तो मतलब किसी के सपने में भी नहीं था। तो इतना अंतर कैसे हो गया, ये सवाल जो है वो इस वक्त में खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी एक तरीके से ऐसे बनकर के आ रहे हैं कि बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी, बीजेपी के नेताओं को उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, तो कम से कम उन कुछ जगहों पर तो, या कुछ सीटों पर तो, जब इतनी बड़ी आपकी सत्ता आई गई है, आपको कहीं से कोई खतरा नहीं है। अगर मान लीजिए 230 सीटें आपकी आ चुकी हैं आज की तारीख में, तो अगर 2, 4, 5 सीटें ऐसी है जहां पर ज्यादा मांग हो रही है, या 10 सीटें ऐसी है जहां पर ज्यादा डिमांड हो रही है रीपोलिंग की, तो रीपोलिंग चुनाव आयोग क्यों ना करवा दे, और चुनाव आयोग करवा करके रीपोलिंग, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब सत्ता उनकी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक डबल इंजन की सत्ता है, तो डबल इंजन की सत्ता क्या फिर ये डिमांड नहीं कर सकती है, या डबल इंजन की सत्ता उसको डर लगता है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि हमारी हालत खराब हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार ने अब जो मोर्चा खोला है, क्या वाकई ये सिरे चढ़ पाएगा, या फिर एक ये खाना पूर्ति की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद में लगातार विपक्ष के नेता मोर्चा खोल रहे हैं, इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में है वो यही है कि क्या विपक्ष के नेता इस लड़ाई को एक निर्णायक मुकाम तक लेकर के भी जाएंगे, या चुनाव के बाद में 10-15 दिनों तक जो है वो एक मातम मनाने का एक दौर चल रहा है,
ये विपक्ष के नेता सिर्फ अपना एक मातम मना रहे हैं, अपनी हार का ठीकरा वो दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं? क्या यही सब कुछ होगा या वाकई एक निर्णायक स्तर पर यह लड़ाई जाएगी? यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग उनकी तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं, ये सारे सवाल चुनाव आयोग के समक्ष जाएंगे। अभी एनडीटीवी के कार्यक्रम में कल राजीव कुमार आए थे और राजीव कुमार ने आकर के कहा कि सोशल मीडिया पूरा निंदा से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर जो निंदा रस बह रहा है, यहां पर प्रशंसा रस की बहुत कमी हो गई है और एनडीटीवी की मैं सराहना करता हूं कि वो प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एक एनडीटीवी एक वक्त में आलोचना करने वाले या सरकार को सवाल पूछने वाले, या एनडीटीवी का एक ऐसा नाम होता था कि एनडीटीवी जो है कम से कम सरकार के सामने आईना रखता था, लेकिन आज सरकार से जुड़े हुए लोग वो कह रहे हैं कि नहीं, एनडीटीवी जो है वो प्रशंसा कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है? और अगर विपक्ष को सचमुच ये लगता है कि धांधली हुई है, तो क्या विपक्ष इस बार कोई ठोस निर्णायक जो है वो कदम उठाएगा या सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ये खानापूर्ति की जा रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।